हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी कि जो शैवाल हैं उनमें जनन के जो तरीके होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो वेजिटेटिव करैक्टर्स थे उनके बारे में काफ़ी सारे हमारे वीडियोस लास्ट रहे थे, जहाँ पे थैलस का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पिगमेंट सिस्टम हो, सेल वॉल को लेकर के फीचर्स हों या स्टोरेज मॉलिक्यूल्स को लेकर के हों। तो वेजिटेटिव से जुड़े हुए मोस्टली जो जनरल एस्पेक्ट्स थे उनको हम पीछे के वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद में अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि जो लाइफ का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेज होता है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो शैवालों में रिप्रोडक्शन किन प्रकार से होता है, कौन कौन से प्रकार हैं, वहाँ पे कौन सी खास बातें हमें ध्यान रखनी है, तो उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। अगर हम इसको देखें कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि एक्चुअल में हम जनन किसे कहते हैं, तो इस रिप्रोडक्शन शब्द को हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज री एंड सेकंड इज प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा या पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या उसको प्रोड्यूस करना या उसका उत्पादन होना। तो देखा जाए तो जो भी जीव होते हैं वो अपने जैसे जीवों को बार बार बनाते हैं, रीप्रोड्यूस करते रहते हैं, अपने जैसे ही दोबारा रिपीट करते रहते हैं, अपने जैसों को पुनः बनाते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती हैं ये एक प्रकार की मैकेनिज़म्स हैं, प्रोसेसेज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो माइक्रोब्स हों, चाहे वो प्लांट्स की कैटेगरी से एल्गी, ब्रायो किसी को भी हम लें, या एनिमल किंगडम से हम किसी को भी लें, तो सभी प्रकार के जो जीव हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स हैव लाइफ, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी में लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि उनमें जीवन पाया जाता है। एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट लाइफ नीड्स, कि सभी प्रकार के जीव, वो तो अलग बात है कि कोई बैक्टीरिया है, कोई एल्गी है, कोई फंगस है, कोई एनिमल है, कोई वर्टिब्रेट है, कोई इनवर्टिब्रेट है, उन सब को हम बोलते हैं लाइफ फॉर्म। जो जीवन के स्वरूप होते हैं वो सब लाइफ फॉर्म्स हैं, लेकिन जो चीज़ सब में कॉमन होती है दैट इज़ लाइफ। और व्हाट लाइफ नीड्स, और लाइफ चाहती क्या है, या लाइफ का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अगर हम सभी प्रकार के जीवों के ऊपर सम्मिलित रूप से इस क्वेश्चन को अप्लाई करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, तो जो साइंटिफिक आंसर होते हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से इस बात का जो सही जो आंसर होना चाहिए वो रहेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ नंबर। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे और बनाना चाहता है, और कितने बनाना चाहता है, जितना मैक्सिमम वो बना सकता है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे मैक्सिमम जितने भी बनाए जा सकते हैं उसकी कोशिश करता है। दिस इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ नंबर। ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ नंबर का जो आंसर हमारे पास आया, ये देखा जाए तो सभी जीवों के ऊपर लागू होता है। अपने जैसों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, बैक्टीरिया भी ऐसा ही चाहता है, एल्गी भी चाहता है, फंगस भी चाहता है, और ट्रीज हैं वो भी चाहते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स, जहाँ भी लाइफ है, एवरीवेयर जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऑल लाइफ हैविंग ऑर्गेनिजम्स, और जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, दे हैव ए टेंडेंसी, उनमें एक प्रवृत्ति होती है टू मैक्सिमाइज देयर नंबर बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के तरीके से वो अपने नंबर को जैसे भी बढ़ाया जा सकता है, हाईएस्ट जो बढ़ाया जा सकता है उसके लिए वर्क करते हैं। बट कंडीशंस, और कंडीशंस को थोड़ा
ज़्यादा सही तरीके से बोलें तो हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट। किसी भी जीव के चारों तरफ जो कुछ भी होता है, एनीथिंग एल्स, सब कुछ उसमें आ जाता है। उसमें लिविंग चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ें, सब कुछ, खुद के अलावा बाहर का जितना भी टोटल सराउंडिंग है, दैट सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रभावित करती हैं जीवों को। तो बाहर की जो कंडीशंस हैं या एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस हैं या एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं इज नॉट सपोर्टिव फॉर ऑर्गेनिजम्स। तो चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, उसके लिए सराउंडिंग की कंडीशन कभी भी सपोर्टिव या हमेशा सपोर्टिव नहीं होती हैं। यानी कि जो आइडियल कंडीशन होती हैं कि जीव को जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे वो भोजन संबंधी हो, आवास संबंधी हो या जनन संबंधी हो, ऐसी सभी प्रकार की सुविधाएं सभी जीवों को सभी समय समान रूप से कभी भी उपस्थित नहीं होती हैं, अवेलेबल नहीं होती हैं। इसलिए ऑर्गेनिज्म तो चाहता है कि नंबर बहुत सारा बढ़ा दिया जाए, लेकिन एनवायरनमेंट उसको ऐसा नहीं करने देता है। और जो एनवायरनमेंट का ऐसा प्रेशर है, ये प्रेशर कह सकते हैं या इसको रेजिस्टेंट कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट रोकता है जीव अपने नंबर को बहुत बड़ा ना बना दें। इसके लिए एनवायरनमेंट उनको सपोर्टिव कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कराता है और लगातार नहीं कराता है। कई बार क्या होता है कि जैसे बारिश हो गई तो अब कंडीशन फेवरेबल है, तब तो नंबर तेज़ी से बढ़ जाएगा प्लांट्स का, लेकिन जैसे ही बारिश चली गई और वापस से ड्राइनेस आ जाती है तो नंबर उसी अनुपात में लगातार आगे बढ़ता हुआ नहीं जा पाता है। तो कुछ समय के लिए सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन बाकी हर टाइम के अंदर सपोर्टिव एनवायरनमेंट जीवों के लिए नहीं रहता है। तो दो मेन चीज़ें यहाँ पे आपके समझ में आ रही हैं जो लाइफ के साथ में रन करती हैं। लाइफ चाहती है कि नंबर बहुत सारा बढ़ जाए, जबकि लाइफ जो भी है, ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो कहीं ना कहीं तो रहेगा। और जब कहीं ना कहीं रहेगा तो उसका कोई ना कोई सराउंडिंग होगा, और सराउंडिंग होगा तो उसका एनवायरनमेंट होगा, और एनवायरनमेंट उसको ऐसा नहीं करने देता। यानी कि एक प्रकार का संघर्ष हो गया कि जीव जो चाहता है एनवायरनमेंट वो करने नहीं देता है। ऐसी चीज़ें सभी जीवों के ऊपर लागू होती हैं। ये एक यूनिवर्सल रूल है, नेचर का एक फिनोमिना है कि ऐसा सभी जीवों पे अप्लीकेबल रहता है। वी कैन डिवाइड कंडीशंस। अब बाहर की कंडीशंस कैसी हो सकती हैं, तो वी कैन डिवाइड कंडीशंस इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो 3 प्रकार से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। और जो यहाँ हमारा टॉपिक है कि हम शैवालों के बारे में पढ़ेंगे, तो एल्गी एंड ऑल्सो अदर्स, बाकी जीवों के ऊपर भी लागू होती हैं, कम और ज़्यादा ऐसी ही बातें लागू होती हैं, लेकिन शैवालों के ऊपर तो हम जो बातें करेंगे वो सारी अप्लाई होंगी। फॉलो कंडीशंस डिपेंडेंट मोड फॉर रिप्रोडक्शन। तो 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं कंडीशंस की, और उन्हीं कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके हमें एल्गी में देखने को मिलेंगे। नंबर 1 हम बात करते हैं मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। जब एनवायरनमेंट या सराउंडिंग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए एक तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तो एल्गी हैं इसलिए अपना भोजन तो खुद ब खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो सराउंडिंग के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट कंडीशन है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, अगर ये बहुत अच्छी होती है उसको हम बोलेंगे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। तो इस समय पे रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है वो रहेगा वेजिटेटिव, जिसे हम कायिक जनन बोलते हैं। अगर कंडीशन थोड़ी सी कम फेवरेबल हो, हालांकि कंडीशन ख़राब नहीं हुई है, एडवर्स नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, उस समय पे जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो एसेक्सुअल रहता है, यानी कि अलैंगिक जनन है वो पाया जाएगा। और जब कंडीशन फेवरेबल ना हो या अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशन आ जाए या सपोर्टिव ना हो, तब एल्गी को रिप्रोडक्शन का एक तीसरा तरीका अपनाना पड़ता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन बोलते हैं।
तो ये तो 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तीनों अलग अलग कंडीशंस के अंदर फ़ायदा पहुंचाते हैं। जब मोस्ट फेवरेबल हैं तो वेजिटेटिव ज़्यादा काम का होता है, फेवरेबल है कंडीशन तो एसेक्सुअल ज़्यादा काम का है, और कंडीशन अगर सपोर्टिव नहीं है तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल काम के नहीं होते हैं। उस समय पे सेक्सुअल मैकेनिज्म या सेक्सुअल जो तरीका होता है वो एल्गी के लिए फेवरेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेज अमोंग दीज 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कि जो रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हमने बात की, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इनमें मेन अंतर क्या है, या इनका जो देखा जाए तो कंपैरेटिव जो रोल है लाइफ के लिए वो कैसा होता है, और कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, और एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें हमें पता रहनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव की। तो वेजिटेटिव जो कि कायिक जनन होता है, डिटैच्ड थैलस, कि थैलस का ही कोई टूटा हुआ भाग होगा, डायरेक्टली ग्रो एज ए फुल्ली फंक्शनल थैलस। तो थैलस का कोई भी भाग मेन थैलस से टूट जाए और वो फिर ग्रो करके नया थैलस बना ले, इसी तरीके को हम बोलते हैं कायिक जनन। नो एनी साइटोलॉजिकल, ना तो जो कोशिकीय संगठन है उसके स्तर पे, और ना जेनेटिक संगठन होता है उसके स्तर पे कोई भी रूपांतरण नहीं होता है। ध्यान देना आपको कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बॉडी का भाग टूट करके दोबारा बॉडी बना देता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जैसे फिलामेंट टूटा और फिलामेंट से वापस थैलस बन गया, वहाँ पे ना तो कोई साइटोलॉजिकल चेंज है ना जेनेटिक चेंज है। और मोस्टली ऐसा देखा गया है या ऐसा होता है नेचर में कि कोई भी थैलस है वो अकेला थैलस पर्याप्त है, कि जैसे एक थैलस है उसमें से 10 टुकड़े हुए और वो 10 टुकड़े इंडिपेंडेंट 10 थैलाई को बना सकते हैं। तो सिंगल थैलस है वो सफिशिएंट होता है कि एक ही थैलस से काफ़ी सारे नए थैलस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बन सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट कॉलम को अगर हम पढ़ें कि नेक्स्ट जो थैलाई बनते हैं, कि टुकड़ा जब जर्मिनेट होगा तो उससे नया थैलस बनेगा, और बहुवचन में काफ़ी सारे जब थैलस होते हैं तो उनको हम थैलाई बोलते हैं। डेवलप इन लेसर टाइम, क्योंकि कुछ चेंज तो होना ही नहीं है, डायरेक्टली उसको तो केवल ग्रो करके थैलस बनाना होता है, तो टाइम काफ़ी कम लगता है। बट देयर नंबर रिमेन्स इक्वल टू डिटैच्ड पार्ट। तो किसी थैलस के मान लीजिए कि 4 टुकड़े हुए तो उससे नए थैलस 4 ही बनेंगे, तो जितने टुकड़े उतने ही नए थैलस। तो नंबर है वो बढ़ तो जाएगा, नंबर है वो जल्दी से भी बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर डिपेंड करता है कि टूटे हुए पार्ट कितने थे, जो नॉर्मली कुछ एक होते हैं। तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन जो डिटैच पार्ट्स हैं उनके समानुपात में ही बढ़ता है। अब हम दूसरे तरीके को देखते हैं जिसे अपन अलैंगिक जनन बोल रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, कुछ खास संरचनाएं बनती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स, बीजाणु। डेवलप ये बनेंगे यहाँ पे, विच गिव राइज टू थैलस ऑन जर्मिनेशन। पहले यहाँ पे कुछ खास चीज़ें बनती हैं, कुछ संरचनाएं बनती हैं, उनका नाम स्पोर है, और वो स्पोर जब अंकुरित होंगे तो उनसे फिर नया थैलस बनता है। स्पोर की अगर हम बात करें तो स्पोर हैज साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशन बट लैक एनी जेनेटिक चेंज। तो स्पोर और कायिक कोशिका में अंतर होता है। कायिक कोशिका और स्पोर दो अलग अलग रूप होते हैं। स्पोर कायिक कोशिका का एक प्रकार का रूपांतरित भाग है, तो वो एक साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन कायिक कोशिका के अंदर जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर है सेम वही जेनेटिक स्ट्रक्चर स्पोर में भी होती है। तो एल्गी के केस में अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी स्पोर बनते हैं वो साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है। और जैसा कि वेजिटेटिव में हमने देखा कि सिंगल थैलस पर्याप्त होता है, तो यहाँ पे सिंगल थैलस में भी स्पोर्स हैं वो बन सकते हैं जब कंडीशन थोड़ी सी कम फेवरेबल होती है, तो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट कॉलम को अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें बात समझ में आ रही है कि स्पोर्स आर टाइनी स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटी संरचनाएं होती हैं। छोटी का मतलब सूक्ष्म आकार की हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, और इनका नंबर काफ़ी बड़ा होता है, इन ए ह्यूज नंबर।
तो संरचनाएं छोटी हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जब ऐसे स्पोर बनते हैं तो वो छोटे आकार के होते हैं और बहुत सारे बनते हैं और हर एक जर्मिनेट करेगा तो नया थैलस बना सकता है। तो दे एनहेंस नंबर विथ ए रैपिड रेट। तो जब बहुत सारे स्पोर बनेंगे तो उनके अंकुरण से बहुत सारे थैलाई भी बनेंगे। वेजिटेटिव में जो पार्ट्स थे, जो पीसेस थे, वो कुछ एक थे, इसलिए थोड़े से थैलस नए थैलस बन रहे थे, लेकिन स्पोर बहुत सारे बनते हैं तो नए थैलस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब थोड़ा सा ये था कि इनमें साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होता है, जबकि वेजिटेटिव में साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। देन हम बात करते हैं तीसरे मैकेनिज्म की, दैट इज़ द सेक्सुअल मैकेनिज्म, जिसे हम लैंगिक जनन बोलते हैं। तो यहाँ पे अकेला थैलस भी कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कई बार दो डिफरेंट थैलस हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम एल्गी की क्लासेज वाइज हम स्पेसिफिक मेंबर्स को पढ़ेंगे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल थैलस भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकता है और टू थैलाई हैं वो भी आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे बनेंगी देट आर कॉल्ड गैमेट्स, उनको हम युग्मक बोलते हैं, आर फॉर्म्ड विच कंट्रीब्यूट फॉर जायगोट फॉर्मेशन। तो स्पोर जो बना था वो सीधा ही अंकुरित होकर के थैलस बनाता है, गैमेट जो बनेंगे वो मिलकर के जायगोट बनाएंगे और फिर जायगोट अंकुरित होकर के थैलस बनाता है, यानी कि बीच में जायगोट जैसी चीज़ है वो एक्स्ट्रा आ गई है। गैमेट्स में भी ऑफ वेरियस टाइप्स, तो जो गैमेट बनेंगे वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर सारे गैमेट एक जैसे हैं तो आइसोगेमी प्रकार का रिप्रोडक्शन हो जाता है ये सेक्सुअल। अगर डिफरेंट प्रकार के हैं स्ट्रक्चर को लेकर के, फिजियोलॉजी को लेकर के, तो वो एनाइसोगेमी का मैटर हो जाता है, असमयुग्मकी जिसे बोलते हैं। या ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो भी हो सकता है। तो जब हम डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे तीनों में क्या अंतर है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो सारी बातें हम वहाँ पे डिटेल से लेंगे। अगर हम बाकी वेजिटेटिव और एसेक्सुअल से इस वाले पार्ट को कंपेयर करें तो हमें पता लग रहा है कि साइटोलॉजिकल एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन दोनों ही इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में होते हैं, यानी कि जो गैमेट बनता है वो साइटोलॉजिकली भी डिफरेंट है और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो भी गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जायगोट बनता है। तो डिफरेंट जो पेरेंट्स हैं, डिफरेंट जो सोर्स हैं, उनका मटेरियल एक साथ मिक्सअप होता है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी इनमें हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था आ गई या ऐसा तरीका आ गया जिसमें साइटोलॉजिकल चेंजेस और जेनेटिक चेंजेस दोनों होते हैं। इट इज़ नॉट ए वे फॉर नंबर इंक्रीज। ध्यान देना आपको कि वेजिटेटिव से नंबर बढ़ता है, सेक्सुअल से नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन सेक्सुअल से नंबर बढ़ाना इसका मकसद नहीं है। इंस्टीड इसकी बजाय क्या मकसद है, टू सेव लाइफ अंडर कमिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन आ रही हैं, जो आने वाला टाइम जो कि अनसूटेबल है, उससे पहले पहले, जैसे ही अनफेवरेबल टाइम स्टार्ट होगा उससे बहुत पहले ही एल्गी क्या करेंगे, अपनी लाइफ को बचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी लाइफ को जायगोट की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। तो ये नंबर बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये लाइफ को बचाने का तरीका है। अब ये लाइफ को बचाना भी नंबर बढ़ाना ही हुआ ना, क्योंकि अगर लाइफ बची हुई है तो अगली बार जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो जर्मिनेट होकर के नए थैलस को बना देंगे। तो अगर लाइफ बचाई नहीं गई तो आने वाले टाइम के अंदर नए थैलस बनाए भी नहीं जा सकते। तो अनफेवरेबल टाइम स्टार्ट होने से पहले होता है, स्टार्ट होने के बाद नहीं होता है। अनफेवरेबल टाइम आते ही उससे ठीक पहले लाइफ को कल्मिनेट कर दिया जाता है, लाइफ का एंड कर दिया जाता है और लाइफ को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज़ द सस्पेंडेड लाइफ, रुकी हुई लाइफ, दैट इज़ द जायगोट, जो रेस्टिंग स्टेज होती है। स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम गैमेट्स, जिसका मतलब ये हुआ कि जब जायगोट बनता है तो अलग अलग गैमेट्स का कंट्रीब्यूशन आता है, तो मोर एफिशिएंट टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़।
तो जब अलग अलग पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल एक साथ आता है तो डिफरेंट जीन्स एक साथ आ जाते हैं, और जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जो अच्छे जीन्स का एक साथ समावेश होता है, वो आने वाले अनफेवरेबल टाइम का सामना करने के लिए इनको और ज़्यादा सक्षम बनाता है। यानी कि जो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत पावरफुल जो मैकेनिज़्म है, उसके रूप में हम सेक्स और रिप्रोडक्शन को ले सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट कॉलम से इसको लें तो जायगोट गिव राइज टू थैलस और थैलाई डेवलप आफ्टर जायगोट जर्मिनेशन। तो जायगोट बनेगा और जायगोट जर्मिनेट होकर के फिर एक या एक से ज़्यादा थैलस को बना सकता है। अब नंबर ऑफ थैलस एक होगा या ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि जब जायगोट का जर्मिनेशन हो रहा है उस समय पे कंडीशन सपोर्टिव कम है तो कुछ एक थैलस ही बनेंगे, और ज़्यादा सपोर्टिव है तो नंबर ऑफ थैलस है वो ज़्यादा भी रह सकता है। और जो जायगोट बनता है ये रेस्टिंग पीरियड में जा सकता है। रेस्टिंग पीरियड का मतलब है कि लास्ट फेवरेबल टाइम से नेक्स्ट फेवरेबल टाइम के बीच में अनफेवरेबल टाइम आ जाता है। उस अनफेवरेबल टाइम को चुपचाप बिना किसी ज़्यादा एक्टिविटी के, बिना जर्मिनेट हुए, बिना मेटाबॉलिकली एक्टिव हुए, साइलेंटली उसको पास करना, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिनेशन, चीरकालिता, कि लंबे समय तक अपने आप को बचाए रखना, दिस इज़ कॉल्ड एज पेरिनेशन। तो जायगोट रेस्टिंग स्टेज में भी जाता है और वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में भी काम करता है। यानी कि अनफेवरेबल टाइम को थैलस के रूप में नहीं टॉलरेट किया जाता है, उसको स्पोर के रूप में टॉलरेट नहीं किया जाता है, उसको जायगोट के रूप में टॉलरेट किया जाता है। तो ये था एक प्रकार का जनरल और बेसिक आइडिया अबाउट 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी, कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मैकेनिज्म ये हैं क्या, और इनके अंदर मैकेनिज्म वाइज क्या बातें हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या संरचनाएं हैं, नंबर बढ़ाने के लिए कौन कैसे काम करता है, और सेक्स और रिप्रोडक्शन इन बाकी दोनों से कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से समझ लेनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले हम वेजिटेटिव को लेंगे, उसके बाद में एसेक्सुअल को, देन आफ्टर हम फाइनली सेक्स और रिप्रोडक्शन की बातें हैं वो करेंगे। तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, थैलस का भाग टूटता है और टूटा हुआ फ्रैगमेंट या बॉडी का जो पीस है, थैलस का जो पीस है, वो जर्मिनेट करके नया थैलस बना देता है। तो इसकी कई सारी विधियां हो सकती हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है खंडी भवन, कि खंडों में टूट जाना, पीसेज में टूट जाना। तो मोस्टली जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं, जो तंतुल शैवाल होते हैं, जैसे कि क्लेडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स है, उडोगोनियम ऑसिलेटोरिया, इनमें जैसे कि ये शैवाल हैं तो पानी में रहते हैं, तो पानी की तेज़ धाराओं से या किसी इंसेक्ट के टकराने से या उसके फिलामेंट को बीच में से खा लेने से या किसी दूसरे एनिमल से जो भी डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उन डिस्टर्बेंसेज के कारण से अगर फिलामेंट टूट जाए और टूटा हुआ भाग दोबारा से थैलस बना दे, तो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फ्रैगमेंटेशन इन ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ऐसा ही नहीं कि फिलामेंट वाले ही देते हैं, जैसे कि नोस्टोक है, एफेनोथीका है, इनमें कॉलोनीज बनती हैं, और ये कॉलोनीज़ भी अगर किसी चोट की वजह से या किसी फोर्स की वजह से टूट जाएं तो टुकड़े जो होते हैं वो टुकड़े दोबारा से नई कॉलोनी को बना सकते हैं। तो कॉलोनी के साथ में भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है और फिलामेंट के साथ में भी हो सकता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन, वो भी एक तरीका हो सकता है। ऐसा तरीका हमें देखने को मिलता है एक कोशिकीय शैवालों के अंदर, जैसे कि यूग्लिना है, डेस्मिड्स हैं, डायटम्स हैं। इन एक कोशिकीय शैवालों में जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है कि 1 से 2 बन जाते हैं, उसी प्रकार से सेल डिवीजन के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कुछ शैवालों में जो यूनिसेलुलर है उनमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एक तीसरा स्ट्रक्चर बन सकता है जिन्हें हम बोलते हैं हॉर्मोगॉन्स। और हॉर्मोगॉन्स एक्चुअल में क्या है? स्मॉल पीसेज ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनमें सेवरल सेल्स एक साथ होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे टुकड़े हैं जिनमें कई सारी सेल एक साथ आ गई
और इन टुकड़ों का नाम होता है हॉर्मोगॉन्स। और ये मोस्टली जो साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, जैसे आपके सिलेबस के अंदर ओसिलेटोरिया है, तो ओसिलेटोरिया के अंदर मोस्टली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो हॉर्मोगॉन्स के थ्रू होता है। तो हॉर्मोगॉन्स से एक छोटे फिलामेंट के टुकड़े हैं जिनमें कई सारी सेल्स होती हैं। इसी प्रकार से प्रोटोनीमा जो है वो भी काम कर सकता है वेजिटेटिव के लिए। प्रोटोनीमा को हम प्राथमिक तंतु बोलते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। जब जायगोट जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेटिंग जायगोट से ये संरचनाएं बनती हैं फिलामेंट जैसी, जो बाद में नए थैलस को डेवलप कर सकती है। ओरिजिन को लेकर के जो पहली बार बनती हैं वो प्राइमरी प्रोटोनीमा कहलाती हैं, और जब कंडीशन अच्छी हो तो प्राइमरी से दोबारा ऐसे फिलामेंट निकल जाएंगे तो उनको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा या टर्सरी प्रोटोनीमा, जो भी प्रोटोनीमा बनते हैं ये वेजिटेटिव तरीके के लिए काम करते हैं। और मोस्टली आपके सिलेबस का जो मेंबर है कारा, उसमें ऐसे जायगोट जर्मिनेशन से प्रोटोनीमा बनते हैं। इनको हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से कुछ सवालों में ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं जो कुछ मैसिव हैं, मोटी फूली हुई सी संरचनाएं हैं जिनमें स्टार्च भरा रहता है। इनको हम बोलते हैं ट्यूबर्स या कंद। जैसा कि हमें कारा के थैलस में जो लोअर नोड्स हैं उन लोअर नोड्स पर हमें ये ट्यूबर्स के रूप में स्टोर्ड फूड युक्त मैसिव संरचनाएं मिल सकती हैं, जो मेन पौधे से अलग होने पे नए थैलस को डेवलप कर लेती हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसी संरचनाएं भी बनती हैं जिनकी जो आकृति है वो तारे जैसी होती है। इनको अपन एमाइलम स्टार्स बोलते हैं। ये भी स्टार से भरी हुई स्टार शेप्ड संरचनाएं हैं जो हमें कारा के थैलस में बेसल नोड्स के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। इसी प्रकार से कारा के ही थैलस में जो राइजोइडियल प्लेट्स बनती हैं, जो राइजोइड्स हैं उनमें जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कुछ प्लेट लाइक संरचनाएं होती हैं, उनको राइजोइडियल प्लेट बोलते हैं। उन राइजोइडियल प्लेट्स के ऊपर भी कुछ पत्ती जैसी संरचनाएं एक छोटे से गुच्छे में लगी रहती हैं, उनको हम बोलते हैं बल्बिल्स या पत्रिकाएँ। तो ये जो बल्बिल्स हैं ये भी मेन पौधे से सेपरेट होने के बाद में नए थैलस को डेवलप कर सकती हैं। तो कई सारी मैकेनिज्म हैं हमारे पास, चाहे फ्रेगमेंटेशन हो, सेल डिवीजन हो, हॉर्मोगॉन्स हो, प्रोटोनीमा बनना हो, ट्यूबर्स का है, एमाइलम स्टार्स है या बल्बिल्स हैं। ये सारे तरीके वो हैं जहाँ पे कोई भी साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है। डायरेक्टली बॉडी पार्ट डिटैच होगा और जर्मिनेट होकर के दोबारा से नए थैलस को बना देता है। तो दे ऑल आर काउंट अंडर द कैटेगरी ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब हम इस डायग्राम से कुछ बातों को समझ लेते हैं कि ये पहला जो डायग्राम है यहाँ पे ओसिलेटोरिया फिलामेंट हॉर्मोगॉन्स के साथ में दिखाया हुआ है। तो ऊपर जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज हॉर्मोगॉन, दिस वन। तो जो अलग से फिलामेंट आपको दिख रहा है वो एक हॉर्मोगॉन, और उसमें आप देख सकते हैं कि कई सारी सेल्स एक साथ आई हुई हैं। और यहाँ जो डायग्राम है ये कारा के थैलस का है, और कारा के थैलस में जो यहाँ सेंटर में आपको दिख रहा है ये इसका जायगोट था। जायगोट जब जर्मिनेट होता है तो इससे साइड में जो फिलामेंट निकले हुए हैं इनको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं, और ये प्रोटोनीमा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो बल्बिल्स हैं, रूट बल्बिल्स हैं, स्टेम बल्बिल्स हैं, ये बन सकती है। अमरफस बल्बिल्स भी बन सकती हैं, एमाइलम स्टार्स हैं, ये भी बन सकते हैं। तो दीज ऑल स्ट्रक्चर्स ये आपको डायग्राम के वाइज से भी ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल्स भी इनके याद होने चाहिए कि कौन से मेंबर्स के अंदर आपको इसको देखने को मिलता है, और जो ओवरऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं ये सारे तरीके आपको क्लियर रहने चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो रहा इसमें जो मैकेनिज्म है तीनों उनका कंपैरेटिव अकाउंट आपको क्लियर करना है। देन आफ्टर वेजिटेटिव को लेकर के जो भी बातें रही हैं वो आपको क्लियर करके प्रॉपर एक नोट तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेंगे, और फर्दर नेक्स्ट के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेंगे। तो आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ओके देन, थैंक यू सो मच।